हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ड हिस्ट्री। और वर्ड हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से हम थोड़ा ही आगे निकले थे और उसमें जो किरदार वर्तमान समय में चल रहा है वो चल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट के अभियानों को हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा पिछला जो लेक्चर था वो फ्रांस की क्रांति और उसके बाद नेपोलियन, और आज हम शुरू करेंगे मिस्र अभियान। इससे पहले हमने इटली अभियान जो था वो अध्ययन किया था और मैंने आप लोगों को कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को परास्त करके फ्रांस जो है अपने प्रभाव के क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लेता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वो 17 अक्टूबर 1797 को घुटने टेक देता है और संधि कर लेता है। तो आज इस वीडियो में शुरुआत करते हैं नेपोलियन के मिस्र के अभियान से। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है वो आपके वर्ड हिस्ट्री से संबंधित जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनमें भी बहुत फायदेमंद जो है साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेपोलियन का मिस्र अभियान। नेपोलियन का मिस्र अभियान। देखिए, नेपोलियन की इटली, ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों पर एक सकारात्मक विजय के पश्चात इसको एक नई जिम्मेदारी और दे दी जाती है, क्योंकि इसे फ्रांस की राजनीति से दूर रखने का भी एक षड्यंत्र था कि हमेशा ये युद्धों से बाहर रहे, युद्धों में उलझा रहे। और कुछ लोग इसको हर बार फ्रांस की धरती से दूर रखते थे ताकि ये वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। तो इसलिए नेपोलियन को एक नई जिम्मेदारी दी जाती है और वो मिस्र अभियान की। लेकिन नेपोलियन के इन अभियानों से उसकी जो लोकप्रियता है, उसकी जो वीरता है और उसका जो कद है वो निरंतर बढ़ता जा रहा था। मिस्र अभियान की हम शुरुआत करते हैं तो आप लोगों को याद रखना होगा कि फ्रांस के द्वारा जो युद्ध अभियान छेड़े गए थे, जो एक महायुद्ध की शुरुआत इसने की थी, महादेशीय युद्धों की शुरुआत की थी, उसी के युद्ध का एक पार्ट है मिस्र अभियान। ठीक है, देखिए 1798 से हम शुरुआत करते हैं। 1798 में नेपोलियन के द्वारा, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा जल मार्ग के द्वारा, किस मार्ग से गया था? जल मार्ग से। तो जल मार्ग के द्वारा मिस्र का रुख किया जाता है। मिस्र का रुख किया जाता है। देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि उस समय जल शक्ति के रूप में ब्रिटेन का प्रभुत्व था। ब्रिटेन सबसे बड़ी शक्ति जो थी उस समय उभर कर सामने आई थी। अब जो नेपोलियन था वो ये बात जानता था कि ब्रिटेन के सामने सीधा युद्ध नहीं करना हमको, उसके जो ब्रिटेन की जो मेन पावर है, ब्रिटेन की जो मेन पावर है वो मेन पावर उस समय समझते थे भारत को। ऐसे माना जाता था कि भारत से जो धन संपदा की जो लूट है, भारत से जो धन संपदा की जो लूट हो रही है, उस धन संपदा की लूट को अगर समाप्त कर दिया जाए तो ब्रिटेन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसी उद्देश्य से इस कड़ी को तोड़ने के लिए ये मिस्र के मार्गों पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। और नेपोलियन के द्वारा बिल्कुल वही किया गया। इस मार्ग को अवरुद्ध करने का इसके द्वारा प्रयास किया गया और इसीलिए ये जल मार्ग के द्वारा कहाँ का रुख करता है? मिस्र का रुख करता है। ठीक है, देखिए, जब इसने जल मार्ग के द्वारा मिस्र का रुख किया तो इसने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसके द्वारा माल्टा द्वीप जो है उस पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। माल्टा द्वीप पर अधिकार कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है।
क्या कर लिया जाता है, तो माल्टा द्वीप पर अधिकार कर लिया जाता है। अब जब इसका माल्टा द्वीप पर अधिकार हो जाता है तो स्वाभाविक है नेपोलियन की जो सेनाएं हैं वो आगे का क्या करेंगी, रुख करेंगी, और इसके बाद इन्होंने अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर अपना कब्जा जमा लिया, तो याद रखोगे ना कि माल्टा द्वीप पर सबसे पहले नेपोलियन के द्वारा अधिकार किया गया था। कुछ समय बीत जाने के पश्चात फिर इन्होंने दूसरी बार जो अधिकार कर लिया वो इनके द्वारा अलेक्जेंड्रिया जो बंदरगाह पड़ता है इस पर इसके द्वारा अधिकार कर लिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझने वाली है कि ब्रिटेन का जो महान जल सेना नायक रहा है नेल्सन के बारे में आपने कभी ना कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जरूर सुना होगा। एक बहुत ही शानदार सेना नायक रहा है नेल्सन। तो नेल्सन 3 दिन पहले ही इसी बंदरगाह से नेपोलियन की खोज में गया था। नेपोलियन की खोज में इसी बंदरगाह से निकल के गया था। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। कितनी, देखो नेपोलियन इस क्षेत्र, अब पहले क्या था, लोकेशन नहीं पता होती थी कि वो किस मार्ग से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आजकल तो जब युद्ध होते हैं तो लोकेशन पता होता है ऑलरेडी, बहुत सारे सिस्टम डेवलप में, लेकिन पहले नहीं पता होता था कि सेना किस मार्ग से आक्रमण करेगी, और वो मार्ग जल मार्ग था, इसलिए तो फिर बिल्कुल ही संभावना बहुत कम हो जाती है कि किधर से सेना आएगी। तो इस अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह जो है, यहीं से जो नेल्सन ये क्या था, सेना नायक था, जल सेना नायक। तो ये जो जल सेना नायक नेल्सन था, ये इसी बंदरगाह से अपनी सेना को लेकर गया था, और 3 दिन के बाद ही इस बंदरगाह पर आक्रमण हो जाता है और इस पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार अलेक्जेंड्रिया जो बंदरगाह था इस पर भी क्या हो गया, नेपोलियन का अधिकार हो गया। ठीक है। अब देखिए कुछ समय के बाद यानी कि 1 अगस्त 1798 की मैं बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? 1 अगस्त 1798 की मैं बात कर रहा हूं। इस समय क्या होता है कि 1 अगस्त 1798 को जो नेल्सन इसको खोजता हुआ गया था, इनकी क्या हो जाती है, टकराव हो जाता है, और इस टकराव में दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है। अब नेल्सन के हाथों नेपोलियन की क्या होती है, यहां पर हार होती है। नेपोलियन की हार होती है। किस बात की हार होती है? क्योंकि नेल्सन के द्वारा इनका जो जल बीड़ा था, जल के जो जहाज थे, उनको पानी के अंदर डुबो दिया गया। तो नेल्सन ने क्या किया, नेल्सन ने नेपोलियन की जहाज़ों का बीड़ा जल में डुबो दिया। तो ये आप याद रखोगे कि नेपोलियन है, इसके केवल 4 जहाज बच पाते हैं। 2 इसके बड़े जहाज, जिसमें एक जहाज तो वो था जिसमें स्वयं सवार था, और 2 इसके छोटे जहाज थे जो सहायक होते थे सामान की सप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो 2 बड़े जहाज होते हैं और 2 छोटे जहाज होते हैं, वो बच जाते हैं। बाकी की इसकी जो पूरी सेना का जो जल बेड़ा था वो पानी के अंदर डूब जाता है। इसके बाद नेपोलियन यहां से बैक मारता है, यानी कि पीछे के क्षेत्रों में चला जाता है। ठीक है। इसके बाद जब ये चला गया तो इसने अपना जो गुस्सा है वो किस पर निकाला, सीरिया पर निकाला। तो सीरिया पर इसने आक्रमण कर दिया। यहां से जाने के बाद इसने क्या किया, सीरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया और सीरिया को क्या किया, परास्त कर दिया। लेकिन सीरिया पर इसने अधिकार नहीं किया। कारण चाहे जो भी रहा हो कि इसके पास समय नहीं था, या फिर इसे किसी अन्य आक्रमण का भय था, या जो भी कारण रहा हो, इसने सीरिया पर आक्रमण किया, सीरिया को विजय किया। सीरिया को क्या किया, विजय किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बात आपको याद रखनी है, लेकिन इसने अधिकार नहीं
किया। तो ये पॉइंट्स आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि सीरिया पर इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है, विजय कर ली जाती है, लेकिन अधिकार जो है वो नहीं किया जाता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए इसका जो उद्देश्य था मिस्र पर आक्रमण, अब इसकी जो मुलाकात है वो मिस्र की सेना से होने वाली है और ये जो दिन होगा वो 25 जुलाई 1799 की बात होगी और युद्ध का स्थल होगा अबूकर नामक स्थान है, अबूकर की खाड़ी का क्षेत्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेपोलियन को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था कि उसकी सेना के अंदर भुखमरी, महामारी और संसाधनों की कमी जो थी वो बहुत तेजी से फैल गई थी। तो इसके बाद इनका गोला बारूद भी खत्म हो जाता है। तो इन्होंने किस पर आक्रमण कर दिया, 25 जुलाई 1799 को, 25 जुलाई 1799 को नेपोलियन के द्वारा अबूकर की खाड़ी में मिस्र की सेना को परास्त किया गया। ठीक है, 25 जुलाई 1799 को नेपोलियन के द्वारा अबूकर की खाड़ी में मिस्र की जो सेना है, इस मिस्र की सेना को क्या किया गया, परास्त किया गया। तो याद रखोगे ना कि 25 जुलाई 1799 को अबूकर की खाड़ी में इन्होंने इसको परास्त किया और इस परास्त करने के बाद ये पुनः कहाँ जाता है, फ्रांस लौट आता है। ठीक है, ये अपनी संपूर्ण सेना को लेकर फ्रांस नहीं आया था, ये अपने कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ ही फ्रांस लौट कर आया था। उस सेना को ये कहा था कि समय आने पर तुम भी जो है वो लौट आना। तो इस प्रकार से फ्रांस से लौट आता है और फ्रांस में इसका क्या होता है, भव्य स्वागत होता है। और इसका जब भव्य स्वागत होता है तो ये एक बात बोलता है कि मैं ना तो पहले आया हूँ, अगर मैं पहले आता तो भी बहुत जल्दी होती, अगर मैं लेट आता तो भी काफ़ी देरी होती, मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। ठीक है, तो नेपोलियन का कथन है, मैं अगर पहले आता तो भी जल्दी होती, अगर लेट आता तो बहुत देर हो जाती, अगर पहले आता तो जल्दी होती, अगर लेट आता तो बहुत देर हो जाती, मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल कैसे समय पर आया हूँ, मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ, ये बात बोली गई है। क्लियर? चलिए, तो आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सत्ता की बात करते हैं कि नेपोलियन अब लौटने के बाद जो सत्ता है वो सत्ता कैसे प्राप्त करता है। तो 25 जुलाई 1799 को नेपोलियन के द्वारा अबूकर की खाड़ी में मिस्र को क्या किया गया, परास्त कर दिया गया, मिस्र की सेना को परास्त कर दिया गया। फ्रांस लौट आता है और फ्रांस लौटने के बाद इसके द्वारा ये कथन जो है वो बोला गया था, आप इसे याद रखना, पूछा जा सकता है कि ये कथन जो है वो किसका है। ठीक है, चलिए अब देखिए सत्ता प्राप्ति कि नेपोलियन जो है वो सत्ता की प्राप्ति कैसे करता है, सत्ता की प्राप्ति। लेकिन ये जो सत्ता की प्राप्ति होगी वो कैसी होगी, वो बहुत
षड्यंत्र के द्वारा होगी। सत्ता की प्राप्ति के लिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जिस समय आया था उस समय जो यहाँ की डायरेक्टरी थी उस डायरेक्टरी से लोग बड़े परेशान थे, उसके भ्रष्टाचार से परेशान थे और वो उनकी जगह यानी कि उस सत्ता का क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे और उसका नेपोलियन के द्वारा क्या उठाया गया, उस माहौल का फायदा उठाया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि यहाँ पर जो विधानमंडल था, यहाँ पर जो विधानमंडल था, इस विधानमंडल में 500 सदस्य थे। इस विधानमंडल में 500 सदस्य थे और इन 500 सदस्य के जो विधानमंडल का जो अध्यक्ष था, इस 500 विधानमंडल के सदस्यों का जो अध्यक्ष था वो नेपोलियन का भाई था लुटियन। क्या नाम था उसका? लुटियन बोनापार्ट। लुटियन बोनापार्ट। ठीक है, याद रखोगे ना कि विधानमंडल 500 सदस्य, अध्यक्ष लुटियन बोनापार्ट। क्लियर? समझ गए? चलिए, तो इस प्रकार से ये सत्ता प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा माहौल यही था कि इसका जो भ्राता था लुटियन बोनापार्ट, ये इसका क्या था? अध्यक्ष था। सत्ता के तहत कुछ बदलाव करने के प्रयास किए गए और उन बदलावों में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है कि आबे साइस और बराज जैसे जो लोग थे, आबे साइस और बरार जैसे लोगों का समर्थन भी लिया गया। क्या मतलब है? यानी कि नेपोलियन के द्वारा सभी ऐसे लोगों से संपर्क किया गया था जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या थे? आतुर थे या किसी न किसी कारण से या किसी न किसी वजह से वो व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों, तो आबे साइस और बरार ऐसे लोगों में शामिल थे। अब इन्होंने क्या कहा, उनकी जो डायरेक्टरी है उन डायरेक्टरी के लोगों से कहा कि तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो उनमें से 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पद से स्वतः इस्तीफा दे दिया और 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। तो नेपोलियन के आदेश पर, क्योंकि नेपोलियन सत्ता के जो सैनिक थे वो तो उसके अंडर में थे ही, तो उसने अपने पावर के दम पर जो 2 लोग थे उन 2 लोगों को क्या करवा दिया? नज़रबंद करवा दिया और एक नई सभा के लिए यानी कि संयुक्त बैठक बुलाने का फैसला किया गया। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं 9 नवंबर 1799 को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाई गई। संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई गई। अब इस संयुक्त बैठक बुलाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि सत्ता का जो हस्तांतरण है वो सर्वसहमति से नेपोलियन के लिए कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो इन्होंने सोचा था ये बिल्कुल इसके उलट पड़ गया और यहाँ पर जो लोग थे यानी कि इन जो कमेटियों के जो अध्यक्ष थे, इन विधानमंडलों के जो सदस्य थे, उन सदस्यों ने नेपोलियन के इस विचार का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, यहाँ पर नेपोलियन के द्वारा स्वयं भाषण दिए गए थे। नेपोलियन के द्वारा इस सभा को संबोधित करने के लिए स्वयं भाषण दिए, लेकिन उन भाषणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और नेपोलियन की बताते हैं इन सदस्यों ने लात घूंसों से कुटाई कर दी थी। ठीक है, उसके बाद स्थिति को संभालते हुए इसका जो भाई था लुटियन, जो कि इस सभा का अध्यक्ष था, इसने जो सैनिक हैं जो बाहर खड़े हुए थे उनको बोलते हैं बाउंसर। ठीक है, बाउंसर बोलते हैं। इन सदस्यों को आदेश दिया तो उन्होंने क्या किया? अंदर प्रवेश किया और ऐसे लोग जो ऊधम मचा रहे थे, ऐसे लोग जो विरोध कर रहे थे, इनकी कुटाई करना शुरू कर दिया और ये लोग क्या हुए? इस सभा स्थल से भाग गए। इसके बाद जो सभा है वो स्थगित कर दी जाती है, सभा जो है वो रोक दी जाती है और जब सभा रोक दी जाती है तो उसके बाद फिर उसी शाम को एक और सभा का आयोजन किया गया। बताते हैं कि पहली बार नेपोलियन इस उत्पाद में क्या हो गया था? घायल हो गया था, बेहोश हो गया था और लुटियन जो है वो उठा के उसको दूसरे जो उसी बिल्डिंग का दूसरा पार्ट था उसमें ले गए थे। इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की, इतनी ज़्यादा मारा कूटी उस सभा के अंदर हो गई थी। तो इसके बाद इस सभा का आयोजन शाम को किया जाता है।
ठीक है। रात्रि यानी कि उसी दिन की शाम को वापस से इसका क्या किया जाता है, सभा का आयोजन किया जाता है। और इस सभा में संचालन मंडल जो अधिकार हैं वो नेपोलियन को सौंप दिए जाते हैं। और नेपोलियन को सौंपने के बाद जो संचालन मंडल है, इस संचालन मंडल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। संचालन जो मंडल है, इस संचालन मंडल को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर 3 कौंसल क्या है, नियुक्त किए गए। इसमें जो है 3 कौंसल जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें 3 कौंसलों में ड्यूकोस था, साइस था और नेपोलियन था। कितने, ड्यूकोस, साइस और नेपोलियन, 3 कौंसल जो है वो नियुक्त किए गए। और इसमें जो नेपोलियन था उसके लिए सर्वसत्ता यानी कि सर्व अधिकारों की जो प्राप्ति है उसके आदेश जो हैं वो दे दिए गए। तो इस प्रकार से 3 कौंसिलों का क्या किया गया, निर्माण किया जाता है। और इसके बाद ये योजना जो होती है वो अस्तित्व में आ जाती है और यहीं से नए संविधान के निर्माण का खेल शुरू हो जाता है। और उसके बाद नेपोलियन उस सभा स्थल से निकल करके कहाँ पे आ जाता है, पेरिस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया थी सत्ता हस्तांतरण करने की, जिसमें अधिकारों का दमन कर दिया गया था, लोगों की बात नहीं सुनी गई थी और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको जबरन उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, और जिन लोगों ने भारी भरकम विरोध किया उन लोगों को ठिकाने लगा दिया गया, यानी कि उन लोगों की हत्याएं कर दी गईं। तो इस प्रकार से जो सत्ता का हस्तांतरण है वो किसके पक्ष में आ जाता है, नेपोलियन के पक्ष में आ जाता है, जिसमें आबे, साइस, बरार जैसे लोगों ने सपोर्ट किया था। ठीक है, लुटियन तो उसका पार्ट था ही। इस प्रकार से ये जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाती है, नेपोलियन के हाथ में आ जाती है। अब बात करते हैं हम संविधान निर्माण की, कि संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया गया। किसकी बात कर रहे हैं, फ्रांस के संविधान की बात कर रहे हैं, जहां नेपोलियन के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया था। देखिए, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, देखिए इतना तेज संविधान का निर्माण किया गया कि केवल 1 महीने के अंदर, 1 महीने में ही संविधान का निर्माण कर दिया गया। संविधान का निर्माण कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। और जब संविधान का निर्माण 1 महीने में कर दिया गया तो जो 3 कौंसिल नियुक्त किए गए थे उस विधानसभा के जो मंडल को भंग करके, उसमें क्या था, इन कौंसिलों का जो कार्यकाल था वो 10 वर्ष निश्चित कर दिया गया। कितने वर्ष, 10 वर्ष तक कौंसिलों का अधिकार बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, या फिर आप लोग कर लीजिए कर दिया जाता है। ठीक है, तो 10 वर्षों तक जो कौंसिल हैं उन कौंसिलों के अधिकार को इम्प्रूव कर दिया जाता है, उसका कार्यकाल 10 वर्षों तक कर दिया जाता है। और इसमें जो नेपोलियन प्रथम कौंसिल थी, इस नेपोलियन प्रथम कौंसिल को सर्व शक्ति प्राप्त होती है, सर्व शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है, तो इसको नेपोलियन प्रथम कौंसिल को सर्व शक्ति जो है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से इस संविधान निर्माण की बातें जो हैं वो इस प्रकार से होती हैं। और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, इनके अधिकारों में वृद्धि कर दी जाती है और कुछ कार्य जो हैं वो राज्य परिषदों को सौंप दिए जाते हैं, राज्य परिषदों को सौंप दिए जाते हैं, सौंप दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ मोटी मोटी व्यवस्था जो है वो नेपोलियन के द्वारा की गई थी। नेपोलियन के द्वारा जो कर उगाने की जो पद्धति थी उसमें जो निम्न कर्मचारियां हैं, यानी कि जो छोटे स्तर के, जो स्थानीय स्तर के कर्मचारियां हैं, उनके ऊपर विश्वास जताया गया। इसके द्वारा सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसके द्वारा लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार नेपोलियन जो है इस संविधान के निर्माण के द्वारा फ्रांस की स्थिति को बदलना चाहता था,
उसमें कुछ बदलाव करना चाहता था। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही इसने इस व्यवस्था में कुछ आर्थिक सुधार भी किए। इस व्यवस्था में कुछ आर्थिक सुधार जो हैं वो भी किए। इस आर्थिक सुधार में इसके द्वारा एक कदम उठाया जाता है। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जाती है। 1800 ईस्वी में क्या की जाती है? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? तो 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जाती है। इसके अलावा इन आर्थिक सुधारों में जो चीज़ें हैं जैसे कि शराब है, तंबाकू है, नशीली जो चीज़ें हैं, इन पर जो टैक्स है वो क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, इन चीज़ों पर, शराब, तंबाकू, नशीली चीज़ों पर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार नेपोलियन की आर्थिक सुधार की व्यवस्था है, जिसमें आपको याद रखना है 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? नेपोलियन के द्वारा की गई थी। तो आप बताइए ये जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा? इससे जो आगे का है हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो आप अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हो। इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कोई क्वेश्चन जो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है या फिर नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है या लुटियन बोनापार्ट से संबंधित है, किसी से भी संबंधित है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।